नमस्कार। दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड दापिकानी पैशन फॉर फैशन और हमारे एसोसिएट वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से हम आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। दिल की बात डॉक्टर रेनू के साथ। लेकिन उससे पहले आज हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि आज है गीता जयंती है, तुलसी पूजन दिवस है और आज है क्रिसमस। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय हमने लिया है वो विषय कहना चाहिए बहुत ही ज्वलंत विषय है और हर कोई व्यक्ति इस विषय के बारे में जानना हो पड़ता है। तो कहते हैं ना कि जो आज का विषय अगर मैं कहूं तो सिर्फ एक शब्द है, फैशन। लेकिन ये एक मात्र शब्द ही नहीं है, बल्कि ये हमारे व्यक्तित्व को भी चित्रित करता है। गुड इवनिंग ईशान। और कई बार समझ में ये आता है कि सिर्फ हम कपड़ों में क्या चल रहा है इस समय, या फैशन में क्या है, चलन में क्या है, हम सिर्फ कपड़ों से ही देख करके उसको परिभाषित कर देते हैं। लेकिन जब फैशन की बात आती है तो फैशन का दायरा या फैशन की फील्ड सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित नहीं हो जाती, बल्कि उसके साथ बहुत सारी चीजें और भी जुड़ जाती हैं। और जब फैशन की बात की जाती है तो आज के समय में जिस तरीके से हमारा युवा वर्ग मेडिकल की लाइन को चूज कर रहा है, इंजीनियरिंग की लाइन को चूज कर रहे हैं, उसी तरीके से फैशन में भी हमारा युवा वर्ग जाना चाहता है। लेकिन एक सवाल ये आ जाता है कि इस फैशन की फील्ड को हम अपने कैरियर की तरह कैसे अपनाएं, किस तरीके से हम इसे अपने कैरियर में लेकर के आगे जाएं। क्योंकि कई बार ये होता है, हमें पता नहीं होता है कि किस तरीके से हम इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान जुड़ेंगे वो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे, और वो मैं ये कहूं कि फैशन की फील्ड के एक्सपर्ट हैं। क्योंकि वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, उन्होंने जहाँ एमए इंग्लिश में किया है तो वो जर्नलिज्म में भी है, लेकिन जर्नलिज्म में भी उन्होंने फैशन को चुना। तो उनसे आज बहुत सारी बातें हमको करनी है, उनको उनसे उनके बारे में जानना है। इसके साथ ही हम उनसे जानेंगे कि फैशन की फील्ड में आज का हमारा युवा कैसे कैरियर बना सकता है। क्योंकि आज सबसे बड़ी हमारे सामने, हमारे युवा वर्ग के सामने चुनौती यही है कि हम अपने कैरियर को कैसे आगे लेकर के जाएं। आज हमारे साथ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे द्विजेंद्र कुमार जी। बस कुछ ही पलों में हम उनको अपने साथ जोड़ेंगे। थैंक यू सुरभि। और आप भी, हम जाएंगे उससे पहले आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज आपके कैरियर से जुड़ी हुई बातें हमें करनी है। एक नया फील्ड हम लेकर के आए हैं आपके सामने। थैंक यू चेतन जी। क्योंकि कहते हैं ना कि सिर्फ फैशन ये नहीं है कि हमने अपने कपड़ों को पहन लिया, उसके साथ एसेसरीज को पहन लिया, बल्कि फैशन को अगर हम अपनी जिंदगी में उतारना चाहें तो हम कैरियर के तौर पर भी इस फैशन को ले सकते हैं। तो वो कैरियर में हम किस तरीके से ये हमें आत्मनिर्भर बना सकता है ये फैशन का फील्ड, ये सारी तमाम बातें हैं जो आज हम द्विजेंद्र जी से करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी जल्दी से आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइएगा। उसके बाद हम आज के हमारे एक्सपर्ट उनको अपने साथ जोड़ेंगे और उनसे ढेर सारी बात करेंगे। और देखिएगा कितनी अच्छी बात है कि हमारे सपोर्टेड भी दापिका ने पैशन फॉर फैशन, वो भी इसी फील्ड से है। थैंक यू सुरभि। तो ये बहुत ही अच्छी चीज बात है कि आज हम सिर्फ फैशन की क्या चलन में ये तो बात करेंगे, इसके साथ ही आपके कैरियर को लेकर के भी हम बात करेंगे। बस जल्दी से आप हमारे साथ आ जाइएगा और जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइएगा। फिर हमारे एक्सपर्ट उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि मीडिया फैशन के क्षेत्र में अपना बहुत ज्यादा अहम रोल निभाती है। ओम शांति रीना जी। बस जल्दी से आप हमारे साथ आ जाइए। उसके बाद हमारे सर को, आज हमारे एक्सपर्ट हैं, उनको अपने साथ जोड़ते हैं। क्योंकि फैशन के अंदर कहते हैं ना कि सारी चीजें आ जाती हैं। कच्चा माल आता है, डिजाइनर आ जाता है, इसकी फिर किस तरीके से खुदरा बिक्री हमें करनी है वो चीज आ जाती है। तो ये सारी चीजें, तमाम चीजें हमारे फैशन की फील्ड से जुड़ जाती हैं। तो इन सभी अलग अलग फैशन की, इस अलग अलग जो इससे फील्ड से जुड़ी हुई हैं, उनमें हम अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, यही सारी तमाम बातें आज के हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, हम उनसे बात करेंगे, उनको जानेंगे उनसे कि किस तरीके से हम अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगी जल्दी से आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइएगा। बिल्कुल। बस कुछ ही पलों में आज के हमारे गेस्ट हमारे साथ होंगे। थैंक यू ईशान।
आप भी जल्दी से हमारे साथ आ जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे टिप्स हम उनसे आज लेंगे फैशन को लेकर के, क्योंकि उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने 300 से भी ज़्यादा उनके जो लेख हैं वो प्रकाशित हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक चीज़ और उनके अंदर ख़ास बात है, वो जहाँ युवा वर्ग में फ़ैशन को लेकर के करियर की बात करेंगे, वहीं वो बच्चों के की भी बात करते हैं, क्योंकि वो बच्चों के साहित्य से भी जुड़े हुए हैं, तो बच्चों को भी वो समझते हैं, बच्चों को भी ये जानते हैं। लेकिन आज हम उनसे सिर्फ़ बात करेंगे फ़ैशन को लेकर के, और फ़ैशन की फ़ील्ड में आप करियर कैसे बनाएँ, इस चीज़ को लेकर के। बस कुछ ही पलों में हमारे आज के गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और उसी के साथ हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे किस तरीके से इस फैशन की फील्ड में हम अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी उससे पहले आप सभी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइएगा, फिर उसके बाद हमारे आज के जो गेस्ट हैं हम उनको अपने साथ जोड़ेंगे। बस। थैंक यू माधवी जी। मीडिया की क्या भूमिका रहती है फैशन में, ये भी उनसे हम बात करेंगे, ये भी हम उनके बारे में जानेंगे। किस तरीके से क्योंकि वो फैशन को लेकर के ब्लॉग भी लिखते हैं बहुत सारी चीज़ों को, और उन्होंने बहुत कहना चाहिए रिसर्च की है इस विषय पर। इसीलिए और आपके भी कोई सवाल हो, आप बिल्कुल सवाल उनसे पूछ सकते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं कि किस तरीके से आप फैशन की इस फ़ील्ड को अपने लिए करियर के लिए आप चुन सकते हैं। बिल्कुल, और आपको उनसे अगर सवाल करना उससे पहले आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, तो फिर जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और उसके बाद हमारे जो एक्सपर्ट हैं आज के, हम उनको अपने साथ जोड़ेंगे और सबको थैंक्स करना चाहते हैं कि आप हमारा कार्यक्रम दिल की बात डॉक्टर रेनू के साथ इसको सुनते हैं, पसंद करते हैं। और इसीलिए हमने पहले भी आपको कहा था 14 जनवरी के बाद हम हमारे यूट्यूब चैनल दर्पण द रिफ्लेक्शन, उस पर भी हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। वो भी, उसमें भी करियर की बात भी हम करेंगे, कुछ खाने-पीने की भी बात करेंगे। कहते हैं ना कि खाने का जब बात हो जाती है, तो कहीं न कहीं दिल से रिश्ता जुड़ जाता है। जब आपसे दिल से रिश्ता जोड़ना है, तो ये भी खाने की बात भी की जाएगी। बस कुछ ही पलों में हमारे आज के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइएगा। जल्दी से आप आ जाइए हमारे साथ, कि आज का जो हमारा विषय बिल्कुल हटकर है, कि आज हम सिर्फ फैशन की बात नहीं करेंगे, करियर की बात करेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस फ़ील्ड को किस तरीके से इस फ़ील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। ये बात हम आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हमारे जो आज ख़ास मेहमान हैं, उनके साथ हम करेंगे। बस कुछ ही पलों में उनको हम अपने साथ जोड़ने वाले हैं। आप भी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइएगा। बिल्कुल, बस जल्दी से आप आइए। बिल्कुल जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हम सभी का थैंक्स करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे साथ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। बस आज के एक्सपर्ट हमारे साथ बस कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, कि तो जल्दी से आप भी आ जाइएगा सभी। बल्कि उनकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाती है, वैसे ही हम उनको अपने साथ ऐड स्ट्रीम करेंगे और उनसे फिर ढेर सारी बातें करेंगे। बिल्कुल ईशान, आप सही कह रहे हैं कि कोटा की ज़रूरत है। इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन के अलावा भी हम स्ट्रीम के बारे में सोचे। इसीलिए हमने आज ये विषय लिया कि इसके अलावा भी हमारा जो युवा वर्ग है, फैशन के इस फील्ड में भी अपना करियर बना सकता है।
देखिए कई बार होता है ना कि हमें हमारे दिमाग में है कि हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ता पता नहीं है कि किस तरीके से हम इस फील्ड तक पहुंचे। तो आज हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, आज जो दिल्ली से हमारे साथ हमारे जो गेस्ट जुड़ेंगे, खास मेहमान, उनको हमने इसीलिए यहाँ पर आज दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल की तरफ से ये प्रयास किया गया कि दिल की बात आज हम द्विजेंद्र कुमार जी के साथ करें और उनसे जानें न केवल फैशन के बारे में, बल्कि कि फैशन में युवा वर्ग अपना कैरियर कैसे बना सकता है। बस कुछ ही पलों में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। कुछ ही पलों में बस उनको हम अपने साथ जोड़ते हैं। जल्दी से आप हमारे साथ सभी जुड़ जाइएगा। बस सर की रिक्वेस्ट आते ही हम उनको अपने साथ ऐड करेंगे। बस हमारे आज के गेस्ट हमारे साथ बस जुड़ने ही वाले हैं। कहते हैं ना, थोड़ी सी तकनीक रहती है, तकनीक में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन ये साल भी जाते जाते हमें बहुत कुछ दे करके जा रहा है और आने वाला साल बहुत कुछ हमें देगा। बस जल्दी से आप हमारे साथ आ जाइए, उसके बाद आज के हमारे खास मेहमान वो भी बस जुड़ने वाले हैं। बस आज के हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते सर। सर आवाज आ रही है मेरी आपको? जी हाँ, थोड़ी कम आ रही है। अगर कम है। वॉल्यूम ओके। यहाँ से पूरा है। सर या तो ईयरफोन लगा लीजिएगा, फिर क्लियर हो जाएगी आवाज। ईयरफोन दे दो। यस यस। ओके। हम सर हमारे दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड दापिकानी पैशन फॉर फैशन और हमारे एसोसिएट वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं आज के हमारे शो दिल के बात डॉक्टर रेनू के साथ। थैंक यू सो सर मच। जैसा कि थैंक यू सो मच फॉर दिस इनविटेशन। सर जैसा कि हमारा था सब विषय जो हमने लिया है वो लिया है कि फैशन के क्षेत्र में हम कैरियर कैसे बनाएं, इसके बारे जी में हाँ। हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आपकी एजुकेशन कहाँ पर हुई थी और आपका अभी तक का जो सफर रहा है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी थैंक यू सो मच। जैसा मालूम है, द्विजेंद्र कुमार मेरा नाम है और मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम बिहार और वही मेरी एजुकेशन हुई थी। बचपन से मतलब आप कह सकते हैं कि जर्नलिज्म का शौक मेरे शुरू से था। इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में था
तो उस वक्त भी पत्रिका निकालता था, मैगजीन निकालता था, न्यूज़पेपर निकालता था। तो छपने का शौक था और कुछ समाज को कंट्रीब्यूट करने का शौक था। तो इसी सिलसिले में मेरी मुलाकात कुछ पत्रकारों के साथ हुई और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि शायद मैं इस फील्ड में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, तो उन्होंने मुझे एक न्यूज़पेपर दे दिया कि आप पूरी इस न्यूज़पेपर को खुद चलाएं। तो आप ये कह सकती हैं कि मैं लगभग 18 साल, इवन 18 ईयर्स में मैं एक छोटी सी न्यूज़पेपर निकालता था। और उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस जो थी उस पर लेटर प्रेस चलते थे, उससे ब्लॉक्स होते थे। तो उसके बाद न्यूज़पेपर निकालने में मुझे काफी कुछ, चूंकि उसकी मार्केटिंग भी मुझे करनी पड़ती थी और उसके लिए पैसा भी करना पड़ता था। मनी हैज टू बी ब्रॉट इन फ्रॉम समवेयर, तो उसके लिए अरेंजमेंट करना पड़ता था। तो आप कह सकते हैं कि इसमें मेरा जो जर्नलिज्म साइड में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो प्रोफाउंड है। बेसिकली मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं आचार अच्छा। विचार व्यवहार सभी कुछ, अब 18 साल से समझ जाइए। आज भी इंटरेस्टिंग है, जब इस कार्यक्रम के बारे में मैंने लिखा है तो मेरे पिताजी ने एक कमेंट आया फेसबुक पर, मेरे पापा ने वो लिखा है, आज लिखा है कि मैंने आई यूज टू डिस्करेज हिम व्हेन ही एज ए स्टूडेंट वांटेड टू गेट इनटू जर्नलिज्म। तो आज पापा ने लिखा है कि मैं इसको डिस्करेज करता था, बट टुडे ही हम्म। फील्स हैप्पी कि चलो ही इज गेटिंग रिकॉग्निशन। बट ही हैज सेड इन दिस पोस्ट टुडे कि मैं उसे डिस्करेज करता था। कॉलेज के दिनों में जब वो जर्नलिज्म की वो बहुत इंटरेस्टेड था, तो मैं सिर्फ पत्रिकाएं नहीं निकालता था, बल्कि आपको समझा, जहां जिस जगह मैं दरभंगा शहर से हूँ, तो वहां पे जितने भी पत्रकार थे जो न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर्स के थे, उनकी शाम की मैं रिपोर्टिंग भी करता था। तो आप कह सकते हैं घोस्ट रिपोर्टिंग, मतलब कि वो मुझे मटेरियल ला के देते थे और मैं उन मटेरियल के आधार पर न्यूज बना के देता था। और शाम का समय इसके लिए फिक्स था, क्योंकि पिताजी से वो नहीं चाहते थे कि मैं चाहते एक, किसी भी गार्जियन का ये होता है, पेरेंट्स का होता है कि आप फोकस करें अपने स्टडीज पे। तो वो नहीं चाहते हैं कि साथ में कुछ एक्स्ट्रा कुछ करे। और खासकर उनके साथ एक और इशू थी कि चूंकि जर्नलिज्म में मेरी जो उठना बैठना, लोगों से मिलना, वो बड़े एज ग्रुप में होता था, कि पत्रकार जो जिनके लिए मैं काम करता था, जिनके साथ में काम करता था, वो मुझसे एज में काफी बड़े होते थे। तो पिताजी को वो एज जो डिफरेंस था, वो उसको लेकर वो एतराज रहता था। तो पिताजी ने मुझे काफी डिस्करेज किया, बट आई एम हैप्पी दैट कि टुडे ही हैज मेड अ कमेंट ऑन माय फेसबुक पेज सेइंग दैट कि मैं इसको डिस्करेज करता था, बट ही इज वांट्स टू ग्रो इनटू द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, और वो तो ठीक है, देन आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो उस वक्त भी उसके बाद ऐसा हुआ कि एक बार मैंने, एक पत्रकार थे विकास कुमार झा, वो माया, आप अगर नाम सुनी होगी, माया एक बहुत प्रतिष्ठित हम्म। पत्रिका थी, बिल्कुल। उसके वो विशेष संवाददाता थे पटना के, और उन्होंने काफी कुछ काम किया था, काफी नाम था। तो विकास कुमार झा के बारे में एक बार 1989 के बारे में बता रहा हूँ, वो है, तो उनकी चर्चा हुई कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट बनेंगे दरभंगा शहर से लोकसभा के। तो चूंकि वो पत्रकार थे, तो हम लोगों को अटैचमेंट था कि एक पत्रकार सांसद बन सकता है। तो मन में तो इच्छा थी कि वो सांसद बने, लेकिन आप एक पत्रकार हैं तो आपको ये सही बात लिखनी भी होगी। तो हमने क्या किया था कि हम इंटरव्यू तो करेंगे ही करेंगे उनका। तो मैं उनका इंटरव्यू लेने उनके पास गया, और जो तमाम क्वेश्चंस किए कि एक पत्रकार को सांसद बनने की जरूरत क्या आई है, और इस तरह के क्वेश्चंस मैंने सिर्फ पत्रकारिता से रिलेटेड उनसे क्वेश्चंस किए थे। और अंत में मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि आप एक पत्रकार हैं, आपने काफी नामी लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, आपको स्वयं इंटरव्यू देते हुए कैसा लगा? तो ये क्वेश्चन उनको बहुत घर गई थी, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इस वक्त कहा कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस जगह क्वेश्चन मुझसे पूछे जाएंगे। फिर उन्होंने आंसर दिया, बट उसके बाद जब उनको मालूम चला कि वो मेरे पिताजी को जानते थे, तो ही केम टू माई मीट माई फादर, मेरे पिताजी से उन्हें मिले और उनको कहा कि आप इसको पत्रकारिता में ही आगे जाने दीजिए। तो उस वक्त किया, तो बिहार में जो स्थिति थी पत्रकारिता में के बारे में लोग जानते नहीं थे, तो कोई इंकरेजमेंट नहीं था। फिर भी मैं जब वहां से दिल्ली आया, दिल्ली में मैंने YMCA में जर्नलिज्म का कोर्स किया। हालांकि मैं नहीं कहता कि मुझे जर्नलिज्म कोर्स करने से मुझे कोई फायदा हुआ हो, बट एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जब आप प्रोफेशनल से मिलते हैं और एक साथ कुछ प्रोफेशनल के साथ रहते हैं, तो कुछ तो फायदा होता ही है ट्रेनिंग कोर्सेज का, कि आपको एक माहौल मिलता है। वो माहौल मिला मुझे उसी पत्रकारिता कोर्स के दौरान ही, मैं न्यूज़पेपर में छपने लगा।
और उसके बाद फिर मैंने मैगजीन्स वगैरह ज्वाइन की, मैगजीन्स के लिए लिखता रहा, कंटिन्यू करता रहा। बाद में फिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई में मुझे आप कह सकते हैं दिल्ली में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को मैं ज्वाइन करूं। और वो एक बड़ा एक आप कह सकते हैं लैंडमार्क था मेरे जीवन में, क्योंकि फर्स्ट मंथ ऑफ ट्रेनिंग जो होती है कि हम लोग पीटीआई में तो साल भर की ट्रेनिंग होती थी, जिसमें कि एक एक महीने आपको डिफरेंट डेस्क पे रखते थे। तो फर्स्ट जो महीना था, फर्स्ट मंथ आप कहते हैं 30 डेज में, हम लोगों को एक एक सप्ताह दिया गया था डिफरेंट डेस्क पे काम करने का। तो उसी दौरान से ही मैं छपने लगा था, ट्रेनिंग के दौरान से ही मेरी जो है पब्लिश होने लगी थी आर्टिकल्स। तो आते ही आते एक नाम सा हो गया था। और खासकर मैंने उस वक्त फोकस किया फैशन पे, क्योंकि मुझे लगा कि एक फैशन एक फील्ड है जहां पे आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आप स्पेशलाइज्ड फील्ड की ओर जाना चाहते हैं। मुझे लगा कि बाकी सारे टॉपिक्स पर तो सारे लोग लिख रहे हैं, पॉलिटिक्स पर सारे लोग लिख रहे हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था बट वहां भी काफी भीड़ थी। तो मुझे कोई ऐसा फील्ड की जरूरत थी कि जहां पर मैं कुछ अलग से कर सकूं। तो मुझे एक फैशन फील्ड मिला। और जहां पर जब मैंने पहली जब मैंने आर्टिकल लिखी या पहला जो राइटअप लिखा था, दैट वाज फैशन डिजाइनिंग एज ए करियर। तो आप कह सकते हैं कि जो नेशनल लेवल पर जो मेरा पहला पब्लिश्ड आर्टिकल है, इन डेप्थ आर्टिकल कह सकते हैं, वो फैशन डिजाइनिंग एज ए करियर ही था। तो वहां से फिर शुरुआत हुई। और उसके बाद हमारे यहाँ क्या होता था कि पीटीआई में हम दो जगह काम करते थे, एक न्यूज डेस्क होता है और एक फीचर डेस्क। तो न्यूज डेस्क पर मेरी ड्यूटीज रहती थी, तो न्यूज डेस्क पर मैं काम करता था 6 घंटा। उसके बाद फिर मैं फीचर डेस्क के लिए काम करता था। तो फीचर में यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी अपने मन की स्टोरी सिलेक्ट करने का। न्यूज में क्या होता है कि यू हैव गॉट सर्टेन असाइनमेंट्स, आप फिक्स्ड हैं कि आपको कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है, आपको इंटरव्यू लेनी है, हाँ। या आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, आपको रिपोर्ट आगे देनी है। फीचर में यू हैव गॉट एक्सपोजर, फीचर में आप सिलेक्ट कर सकते हैं टॉपिक, एडिटर से बात करते हैं, जो सीनियर से बात करते हैं कि मैं इस टॉपिक पर काम करना चाहता हूं, दे अलाउ यू टू वर्क ऑन दैट टॉपिक्स। और उसके बाद फिर क्या होता है कि आपको छपने का मौका मिलता है। तो और उस वक्त हमें कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग्स भी हो जाते थे, क्योंकि जब आप अलग से छपते हैं तो आपको एक्स्ट्रा अर्निंग भी होते थे। तो वो भी एक चार्म रहता था कि जो कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग भी हो रहा है साथ में। और साथ ही साथ एक बहुत बड़े जो आप कह सकते हैं आपकी बाईलाइन नाम के साथ छपता था। क्योंकि न्यूज एजेंसीज में क्या होता है कि न्यूज एजेंसीज में आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, पर्सन का नाम नहीं आता है। वो एक ड्रॉबैक है जो न्यूज एजेंसी के साथ है। बट मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं अलग सी स्टोरीज करता, जो कि फैशन पे करता था, लाइफस्टाइल पे करता था, तो मेरी स्टोरी चूंकि एक्सक्लूसिव होती थी, तो सारे न्यूज़पेपर्स मुझे बाईलाइन देते थे। तो वो बाईलाइन के चलते मुझे काफी कुछ इंटरेस्ट हुआ। फिर मैंने पीटीआई में लगभग 3.5 साल काम किया। इट वाज ए बिग जर्नी, मैंने उसमें काफी लिखा। और मैं काफी इट वाज लाइक काफी कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इतना ये था कि मैं जो कुछ लिखूंगा छपेगा। तो जब आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है ना, जब आपको होता है कि आप छप सकते हैं, आप जो कुछ लिखेंगे छपेगा, तो वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मुझे कुछ कह सकते हैं कि मुझे रिजाइन देने के लिए मजबूर किया। मुझे लगा कि मुझे इस फैशन फील्ड में मुझे और अंदर तक जाना है। फिर मैंने एक टेक्सटाइल मैगजीन ज्वाइन किया था बॉम्बे की, तो दैट इज डेनिम आई जींस वेयर इन इंडिया। तो उसमें मुझे जो है जो आप कह सकते हैं ट्रेड के बारे में, फैशन ट्रेड के बारे में जानने का मौका मिला। लेकिन उनके साथ मेरा एक आप कह सकते हैं, जब मैंने ज्वाइन करने से पहले एक शर्त रख लिया था कि यू विल अलाउ मी टू डू द फ्रीलांसिंग। क्योंकि मेरा जो उद्देश्य नहीं था कि मैं सिर्फ और सिर्फ नौकरी करूं, मेरा उद्देश्य यह था कि मैं कुछ रिसर्च करूं, काफी अंदर तक डीप तक जाऊं। तो उसमें क्या हुआ कि जब ट्रेड मैगजीन में आप काम करते हैं, तो आप नेचुरली जबकि आप पूरी के पूरी तरह अंदर तक तह तक जाते हैं किस टॉपिक है। तो एक कपड़ा कैसे बनता है, फैब्रिक कहाँ से ले जाता है, फैब्रिक की डाइंग कहाँ होती है, फैब्रिक की वॉशिंग कहाँ होती है, फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, फैब्रिक एक्सपोर्ट कैसे होता है। तो देयर आर सो मेनी टॉपिक्स, उस पर आपको इन डेप्थ नॉलेज हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि दैट मुझे ये जो फायदा है, जो मुझे कॉन्फिडेंस का जो है, वो है कि आपको दोनों स्तर पर आपको एक्सपोजर है। एक है जनरल फैशन फील्ड का और एक है ट्रेड फील्ड का। तो 3.5 साल आप समझ सकते हैं कि जो जनरल फील्ड में मैंने जो आप कह सकते हैं वो काम किया, फैशन को किया, फैशन शोज कवर किया, फैशन शोज जहां भी आप जयपुर में हो, आगरा में हो, आई यूज टू डू लॉट ऑफ फैशन शोज को कवर करना था। उसके साथ ही साथ ट्रेड मैगजीन में काम करके मुझे उसके अंदर तक तह तक जाने का मौका मिला। और शायद ये कारण है कि उसके बाद फिर मैंने
पब्लिशिंग फील्ड को ज्वाइन किया। आफ्टर 20 इयर्स आई फील दैट कि मुझे लगता है मुझे अपने पैशन को साथ साथ चलाना चाहिए। मतलब इट इज नॉट लाइक दैट कि आई डोंट वांट टू रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू वन फील्ड। और चूंकि ये नॉन कंट्रोवर्शियल चीज है, फैशन में बिल्कुल कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, तो ये मेरे लिए एक सेफ, एक कह सकते हैं कि एक माध्यम है जहां पर मैं अपने को एक्सपोज कर सकता हूँ, अपनी जो टैलेंट को एक्सपोज कर सकता हूँ। फर्दर मुझे रिसर्च की, मुझे जो भी मैंने काम किया है उस काम को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। फ्यूचर में जैसे आपके साथ भी प्लानिंग बनी है कि हम कुछ यूट्यूब वीडियोस पर काम करेंगे, बिल्कुल उसी बिल्कुल। प्रकार अब वेबसाइट्स पे से भी मेरी बात हुई चुकी है। कुछ वेबसाइट्स पर भी मैं अब रेगुलर कॉलम लिखूंगा, और उसके साथ ही सोशल मीडिया प्रेजेंस को मजबूत करना है मुझे। और फ्यूचर प्लानिंग यही है कि अपना एक ब्लॉग ब्लॉग को मैं ब्लॉग लिखूंगा। और मुझे लगता है कि जो काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई हैव गॉट एंड एक्सपोजर दैट आई हैव गॉट, वो मुझे मेरे ब्लॉग को पॉपुलर करेगा। क्योंकि ब्लॉग को मैं चाहता हूं कि मेरे ब्लॉग में सबसे जो बड़ी बात है वो करियर पर, जिस पर मेरा एक्सपर्टाइज है। तो मुझे लगता है कि 10+, अब इनकी संख्या कितनी ज्यादा है। आप देखिए कि इंडिया की जो आबादी है वो 50% आबादी जो है दैट इज बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज। तो अगर उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि नौकरी, जॉब, उसी के लिए तो वो काम करते हैं। तो हम, बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि मैं इस जो 25 ईयर्स से कम के जो 50% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन है, अगर इंडिया की आबादी मानते हैं कि 120 करोड़ है, तो 60 करोड़ की आबादी जो है वो 25% के नीचे है। तो मैं चाहता हूं कि इसको मैं टैप करूं। और मैं इसके लिए मेरे पास, मैं 2 मिनट में नहीं करना चाहता, मुझे इसमें समय लगेगा। 4 साल, सही है। 5 साल, 10 साल भी लग सकते हैं। बट आई एम टारगेटिंग दैट स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्लाइंटेल। मैं इनको टैप करना चाहता हूं, उनके लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं करियर पर इंफॉर्मेशन दे करके अपने ब्लॉग को पॉपुलर करना चाहूंगा। आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी कमर्शियल काइंड ऑफ, मेरा कोई ये नहीं है। बट मैं चाहता हूं कि मेरी जो एक्सपर्टाइज है उससे लोगों को फायदा हो। तो ये मेरी प्लानिंग्स हाँ, है। बिल्कुल जी हाँ। आपने बिल्कुल ये सही कहा। और आपने अपनी जर्नी जो आप यहाँ तक पहुंचे उसके बारे में बताया। आपने एक बहुत अच्छी बात अभी कही कि जो भी युवा वर्ग है, युवा वर्ग क्या, किसी के सामने भी जो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है वो तीन आवश्यकता होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन जी हाँ। आवश्यकताओं के लिए ही जो है सारी चीजें, सारी भाग दौड़ हमारी रहती है, वो इन्हीं तीन आवश्यकता की पूर्ति के लिए रहती है। अक्सर ये देखा जाता है सर, जब भी हम बात करते हैं तो हर जो पेरेंट्स हैं एक बात कहते हैं, या तो बेटा हमारा बच्चा या जो है वो इंजीनियर बन जाए, या फिर मेडिकल लाइन में चले जाए, या फिर आईएएस आरएएस में चला जाए। लेकिन जब फैशन की बात आती है तो जनरली जब हम फैशन की को अपने आंख बंद करके सोचते हैं तो सिर्फ ये आता है कि नहीं, फैशन का मतलब आज के समय में कपड़े क्या चल रहे हैं, क्या चलन में है, ये चीज हमारे लिए फैशन को हम समझते हैं। या फिर ज्यादा ज्यादा हम लोग के दिमाग में ये आ जाता है कि अगर फैशन की में आपको कैरियर बनाना है तो आप एज ए मॉडल अपना कैरियर बना सकते हैं, मॉडलिंग आप कर सकते हैं तो आपका कैरियर। लेकिन आप बात करें तो हर फैमिली में बहुत कम लोग होंगे जो मॉडलिंग के क्षेत्र में अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे। देखिए, जब मैं आपसे बात करती हूँ तो आपने जैसे टेक्सटाइल की बात करी, तो सबसे पहले तो इस कैरियर की बात करने से पहले एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगी कि फैशन से आपका क्या मतलब रहता है, आप क्या समझते हैं इस फैशन को? जी क्योंकि हाँ। हम जनरली जो फैशन के आम। बारे में, जी। जी हाँ, फैशन के बारे में बड़ा एक मिसकंसेप्शन है इंडिया में। हम्म। वो बना दिया गया है कि सिर्फ हाई फैशन, जो कुछ फैशन फैशन। डिजाइनर्स जो कपड़े लाते हैं उसी को फैशन मान लिया जाता है। हम, आप समझते ही नहीं कि हम भी उसी के पार्ट हैं। जो फैशन डिजाइनर्स कपड़े लाते हैं, ठीक है, उसको लोग भी फॉलो करते हैं, उनको मैन्युफैक्चरर्स भी फॉलो करते हैं। अंत में उसकी एक वैरायटी को वो अपने कलेक्शंस में लाते हैं, जिसको हम आप पहनते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, क्या जो आप जिस ढंग के कपड़े आज पहनी है या पहनते हैं, क्या वो 5 साल पहले वही कपड़े पहनती थी? या क्या वही कलर नहीं है, वही टेक्सचर है? नहीं है ना। नहीं जिस नहीं। प्रकार के आप शूज पहनते हैं या सैंडल्स पहन रहे हैं, क्या वो सेमी कलर के हैं, सेमी स्टाइल के हैं जो 5 साल पहले के थे? नहीं नहीं है। आप अगर आप नहीं। देखेंगे कि ब्रेड से लेकर हर चीज में आपको देखेंगे कि 5 साल में या 3 साल में, 4 साल में, सब में चेंजेस हैं। तो हम बिना कहे और बिना इसको कंसियसली फील किए हुए वी आर पार्ट ऑफ द फैशन। तो ये कहना कि फैशन के हम पार्ट नहीं है, वो बिल्कुल ही हम्म। एक अपने आप को, एक, सच्चाई से अलग कर लेना है। हम सभी फैशन है,
उसके एक पार्ट ही है, जो फैशन इंडस्ट्री है उसके एक पार्ट है। सिर्फ अंतर यही है कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो जब हाई फैशन की बात आती है तो वो जब काफी महंगे कपड़े होते हैं उनको हम खरीदते नहीं है। हम उनकी जो है आप कह सकते हैं कि डिफरेंट वेराइटीज हैं, जो मिनिमम कॉस्ट की वेराइटी है उसको हम पहनते हैं। क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो सेम कपड़े को रिपीट नहीं करता है, वो काम करता है। अब मानिए सीजन्स की बात आती है तो वो अभी से ही वो लोग समर्स की तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि समर्स में कौन कौन से कलर्स होंगे, समर में कौन कौन से फैब्रिक को यूज करना है, समर्स में क्या करना है, तो उसकी तैयारी वो 2 सीजन पहले से शुरू कर देते हैं। तो नेचुरली है कि जब आप मार्केट में जाते हैं, जब ब्रांड को कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो आपको इस साल में जो समर में जो कलर्स थे जो डिजाइन थे वो आपको नहीं मिलेंगे। डिजाइनर्स ने उनको पूरी तरह वो चेंज कर दिया है। तो इस प्रकार हम आप सभी कहीं ना कहीं उस फैशन जो सेगमेंट है उसके पार्ट होते हैं। सिर्फ होता यही है कि हम उसको एहसास महसूस नहीं करते हैं। दूसरी बात जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया में अगर फैशन इंडस्ट्री को हटा दिया जाए तो हमारे पास हमारी इकोनॉमी पूरी तरह बैठ जाएगी। लोग इस बात को बुरी तरह नहीं समझते हैं। अब मैं कहता हूं कि फैशन जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो मैं जब जिस संदर्भ में फैशन इंडस्ट्री को लेता हूं उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री आती है, उसमें ज्वेलरी इंडस्ट्री आती है, उसमें अपैरल इंडस्ट्री आती है, उसमें आप कह सकते एक्सेसरी इंडस्ट्री आती है। अगर आप इनका टोटल वैल्यू देखें तो लगभग लगभग ये मैं बता दूं आपको, जैसे कि हम टेक्सटाइल के बारे में बात करते हैं, टेक्सटाइल एंड अपैरल्स, टेक्सटाइल एंड अपैरल को मिलाकर के जो हमारा जो इंडस्ट्री है इंडिया का, दैट इज 140 बिलियन डॉलर्स। 140 बिलियन डॉलर्स की हमारी जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ कपड़े की और टेक्सटाइल्स की है। अब 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़, उसमें भी डॉलर तो आप लगा दें कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। इसी प्रकार आपकी जो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है दैट इज ऑल्सो अराउंड 100 बिलियन की इंडस्ट्री है, 100 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है, जेम्स एंड ज्वेलरी है। और फिर हम बात करें लेदर की, तो लेदर की भी हम मान सकते हैं कि 50 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री होगी। तो आप इसी को मिला दें तो लगभग 300 करोड़ की 300 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है। जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं, अभी क्या है कि टेक्सटाइल की जो आप कह सकते हैं जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 2 से 3% है टेक्सटाइल एंड अपैरल्स की। ज्वेलरी की 7% है, 7 to 9% तो यही हो जाता है। इसमें आप हैंडीक्राफ्ट को मिला दें, एक्सेसरीज को मिला दें, तो लगभग 10 to 15% ये जो हमारा जो एक्सपोर्ट होता है, चाहे जीडीपी है, जो कॉस्ट इम्पोर्ट में 15% लगभग हमारा फैशन आइटम्स होता है। अब हम फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो जो 140 बिलियन डॉलर की जो टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री है ये जा रही है 2024-25 तक 300 बिलियन डॉलर में चली जाएगी। उसी प्रकार जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री भी काफी आगे बढ़ रही है और लेदर इंडस्ट्री भी आगे बढ़ रही है। तो आप कह सकते हो फ्यूचर जो है, फ्यूचर में ये काफी बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। तो नेचुरली जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री हमारे देश में है और इसमें चूंकि गवर्नमेंट का भी काफी कुछ इस पर प्रयास है, गवर्नमेंट भी इसको चूंकि जानती है कि है ये लेबर इंटेंसिव है, इसमें एम्प्लॉयमेंट है, तो इसको तरह तरह से गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, अपैरल इंडस्ट्री को, जेम्स एंड ज्वेलरी को। अभी जीएसटी भी में उसको रिड्यूस किया गया है ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, ताकि अर्निंग्स हो। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। अब समझिए कि अब जो मैंने जैसे बताया कि 300 बिलियन डॉलर्स की अगर आपकी इंडस्ट्री होगी और तो कितना ज्यादा इंप्लॉयमेंट होगा। तो इंप्लॉयमेंट में सिर्फ कुछ लोग समझते हैं सिर्फ डिजाइनर्स ही नहीं है या मॉडल नहीं है। हाँ, हाँ, इसमें टेक्स्ट, हाँ, हम उसको बड़ा एक ये ले लेते हैं कि हम सिर्फ मानते हैं कि फैशन मिल्स, फैशन डिजाइनर्स या मॉडल्स, देयर आर बिल्कुल सो सर। मेनी एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू इट। जैसे कि मैं कंटिन्यू करूं या आप कुछ पूछेंगे? जी बिल्कुल। नहीं सर, ठीक है। मैं सर सिर्फ इतना पूछना, जैसे आप ये कंटिन्यू करें उससे पहले ये एक चीज जानना चाहूंगी कि जैसे हम्म, हमारा जो युवा वर्ग है, अगर वो इस फैशन की फील्ड को एज ए कैरियर चुनना हम्म। चुनता है, जानना चाहता है, तो क्या उसको कोई कोर्स करने की जरूरत पड़ती है, या वो किस तरीके से अपने आप को तैयार करे कि वो इस फील्ड में जाए तो कहीं भी उसको असफल ना होना पड़े? जी क्योंकि हाँ। इसलिए मैंने कोर्स सर, एक मिनट रोकूंगी सर, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा कि एक हमारे पास चंडीगढ़ से एक सवाल है अभय का। उन्होंने एक चीज हम्म। जो लिखी है कि फैशन जो एक फैंटेसी की तरह होता है, इसमें कई बार बहुत ज्यादा गॉसिप और फ्रॉड के चांसेस रहते हैं, तो जो एक कॉमन पीपुल होता है, आदमी होता है, वो कैसे ट्रस्ट करे? इसलिए ये चीज को मैं आपसे पूछना चाहती जी हाँ, आपको इसमें कहीं फ्रॉड वगैरह की तो कोई कोई बात हूँ। नहीं है।
अब उसमें हो सकता है कि मॉडलिंग की बात कर रहे हो, कि मॉडलिंग्स में अगर मॉडलिंग एजेंसीज भी होती हैं जो ये उम्मीद कर दिलाती हैं कि हम आपकी पोर्टफोलियो हमारे से बनवा लीजिए, दे चार्ज हेफ्टी फीस, फिर वो कहते हैं मॉडलिंग असाइनमेंट दिला देंगे, वो दिलाया नहीं। तो एक अलग बात हो सकती है। चूंकि वो चंडीगढ़ से हैं, तो चंडीगढ़ में मुझे नहीं लगता कि वहाँ बहुत ज्यादा कोई एक्सपोर्टिंग हाउस है या एक्सपोर्ट हाउसेज है या गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन कौन सी जगहों पर है, तो दिल्ली में है। दिल्ली हैज गॉट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट हाउसेज। तो इन सब जगहों पर करियर की अपॉर्चुनिटीज काफी है। और इसमें कहीं ना कहीं अगर आप डिजाइनिंग कोर्स करते हैं, कम से कम 1 साल का भी करना चाहिए, सो दैट यू नो द बेसिक्स। ये जरूर है कि इसमें जो टैलेंट होगा वो वही बाहर आएगा। उसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप चाहे तो चाहें रिटेल, चूंकि आजकल इतने बड़े बड़े शोरूम्स आ रहे हैं, बिग ब्रांड्स के आ रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करूं, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं ब्रांड्स के। इन बिग ब्रांड्स के साथ आप सेल्समैन के रूप में ज्वाइन करें और वहां रह करके सीखें कि फैब्रिक, कौन सी फैब्रिक सेल हो रही है, कौन से कपड़े सेल हो रहे हैं, कौन से डिजाइन लोग पसंद करते हैं, क्या प्राइस रेंज होना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें करने से आप डिजाइनर तो नहीं बनेंगे, बट एक अलग किस्म का जॉब है वहां, उसे कहते हैं हम फैशन मर्चेंडाइजिंग, मतलब सेलिंग ऑफ फैशन। तो उसमें आपको एक्सपर्टाइज हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि फैशन मर्चेंडाइजिंग के लिए आपको बहुत बृहद रूप का कोर्स करने की आवश्यकता है। अगर आप इंटरेस्ट हैं, आप जानना चाहते हैं कि ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक कहाँ से आ रहा है, कहाँ से फैब्रिक सस्ता मिलेगा, कहाँ से जो है हम कपड़े कम कीमत पे अवेलेबल हो सकते हैं ब्रांड्स के, तो उसके लिए आपको एक सेंस होना चाहिए। बट दैट इज व्हाट इज, एक तो क्रिएटिविटी, और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए आपको एक भीतर से एक जो कहते हैं कि आपको कुछ इनहेरेंट टैलेंट्स जो उस फील्ड में होते हैं, मार्केटिंग का वो जो ट्रिक्स होता है, उसके प्रति आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। तो मैं तो कहूंगा कि कम से कम 1 साल का कोर्स तो करना ही चाहिए, क्योंकि यू शुड नो द बेसिक्स। क्योंकि आपको मालूम कैसे चलेगा कि ये टेक्सटाइल कॉटन है या सिल्क है या दूसरी चीज का है, फिर उसमें कैसे कॉटन को आप खादी में ब्लेंड कर सकते हैं, या खादी को आप कैसे मैनमेड से ब्लिंक कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो दे आर टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व। तो मेरा तो ये सजेशन है, कम से कम 1 साल का कोर्स जो है, प्रीलिमिनरी कोर्स बहुत जगह अवेलेबल होता है, आप किसी को भी वहां से कर लें। उसके बाद देयर कुड बी सो मेनी करियर ऑप्शंस। सिर्फ फैशन डिजाइनिंग का ये अर्थ नहीं है कि आप सिर्फ फैशन डिजाइनर या मॉडल्स बने, जिसमें आप बन सकते हैं फैशन मर्चेंडाइजिंग, मैंने बताया, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। आखिरकार ये गारमेंट, आखिर मैंने बताया, जैसे एक आप बताया कि 140 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, तो नेचुरली इसमें लाखों गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे जहां पे गारमेंट बनती होंगे, टेक्सटाइल मिल्स होंगे, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। तो इन सब जगह इन गारमेंट्स को बनाने के लिए भी तो आदमी की जरूरत होगी ना, टेक्निकल आदमी की जरूरत होगी। कुछ लोग टेक्सटाइल बनाएंगे, कुछ उनको आखिरकार कितना कलर डालना है, अगर हम कलर में, अगर हम रेड कलर का कपड़े हैं और मिक्स करना है कलर, तो सभी के लिए दैट इज कॉल्ड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। तो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी वहां जरूरत है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो ज्वेलरी डिजाइनिंग में आप आ सकते हैं, क्योंकि इंडिया में क्या है कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑफ गोल्ड कंजम्पशन जो है वो इंडिया में ही है, और ज्वेलरी इंडस्ट्री इज अ बिग इंडस्ट्री। जैसे मैंने बताया कि लगभग ये भी लगभग 100 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। और इसमें अब क्या हुआ कि पहले लोग थे ना, गोल्ड को मानते थे कि दैट इज समथिंग विच इज आप कह सकते हैं उसको कि सेविंग के रूप में रखना चाहते थे, हमारे पास कितना गोल्ड सेव है। बट दोज डेज हैव गॉन, पीपल वांट टू प्ले अप विद द गोल्ड ज्वेलरी। तो तरह तरह के आप देखेंगे कि गोल्ड ज्वेलरी में डिफरेंट ब्रांड्स आ गए हैं। आप अभी देखें टाइटन्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स अब लेटेस्ट आ गए हैं। तो डिजाइन का प्रचलन हो गया। आप सिर्फ है कि आप कितना मोटा गोल्ड पहने हुए हैं उससे आपकी स्टेटस सिंबल नहीं होती है, बल्कि आपके बारे में आ जाता है किस ढंग की आपने ज्वेलरी पहनी है। तो डिजाइन एस्पेक्ट इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ ज्वेलरी। उसी प्रकार आप कह सकते लेदर, तो लेदर डिजाइनिंग में, लेदर बिल्कुल एक अलग से फील्ड है, अप्रैल में ही एक अलग फील्ड है। और लेदर के लिए, लेदर क्योंकि ये कॉटन और इससे बिल्कुल डिफरेंट है, तो लेदर डिजाइनिंग के लिए एक अलग से ही आपको कह सकते हैं कि कोर्स होते हैं। इसके अलावा एक्सेसरी डिजाइनिंग है। एक्सेसरी डिजाइनिंग मीन्स जो आप कपड़े के साथ जो साथ में पहनते हैं, वो आपके शूज हो सकते हैं, वो आपके बेल्ट हो सकते हैं, वो आपकी वॉचेज हो सकती हैं। तो इसमें भी जो डिजाइनिंग का काफी एस्पेक्ट है, और इसमें भी काफी डिजाइनिंग की संभावनाएं हैं, तो वहां भी एक्सेसरी डिजाइनिंग है। इसके अलावा जो हम बात कर सकते हैं उसमें आप हैं कि पर्सनल, आजकल क्या है कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स, आप देखेंगे कि
बॉलीवुड इज ए बिग इंडस्ट्री, उसी हम्म। प्रकार न्यूज टेलीविजन इंडस्ट्री है, टेलीविजन में इतने सारे सीरियल्स बनते हैं। तो इनको जो ड्रेसेस चाहिए, कि किस ढंग के ड्रेसेस जो डिफरेंट कैरेक्टर्स बने, उनके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स होते हैं। तो यही फैशन डिजाइनर्स जो कोर्स करते हैं या जिनको नॉलेज होता है, वही तो आकर के वहां काम करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड में भी इनकी आवश्यकता है, इनकी टेलीविजन इंडस्ट्री में भी आवश्यकता है। इसके अलावा क्या होता है कि आजकल एक नया चलन आया हुआ है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल स्टाइलिस्ट। वो क्या करते हैं कि जो बिग, आप समझ सकते हैं कि चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो लोग अपने लिए स्टाइलिस्ट रखते हैं जो उनको गाइड करते हैं कि आपको हम्म। किस ढंग के कपड़े पहने। तो इसमें क्या होता है कि आप फ्रीलांस काम कर सकते हैं। वो एक पर्सन को हायर नहीं करते कि माय पर्सन, बल्कि वो गाइडेंस लेते हैं। तो इफ यू आर दैट मच ऑफ यू, आपके पास वो टैलेंट है, एबिलिटीज है, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं कि आप इस ढंग के कपड़े पहने। तो तो उसमें क्या हो सकता है, फ्रीलांस में आप 10-15 जो है बिग क्लाइंटल्स को अपने साथ रख सकते हैं। इसके अलावा आजकल वार्डरोब वार्डरोब स्टाइलिस्ट होते हैं, जैसे कपड़े किसी ढंग के हाँ। कपड़े हो, वार्डरोब में हो, उसके लिए भी चाहिए। तो देयर वुड बी सो मेनी अपॉर्चुनिटीज हियर। लाइक अब फैशन जर्नलिज्म की बात करें तो एक अलग किस्म का फील्ड है। कम से कम यहाँ पे एक फायदा है कि न्यूज़पेपर्स में तो कॉलम्स तो होते ही हैं, डिफरेंट मैगजीन्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे टेक्सटाइल मैगजीन्स हैं जो कि या गारमेंट ट्रेड मैगजीन्स हैं, वहां पर इनकी जरूरत होती है कि वो लिख सके। तो देयर आर सो मेनी करियर्स ऑप्शंस अवेलेबल। हम सिर्फ उसको मान लेते हैं कि फैशन डिजाइनिंग या मॉडलिंग सही नहीं है। कुछ इसके अलावा जो है करियर अपॉर्चुनिटीज है, वो आपको कहते हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग। जैसे आप हम्म। बिग मॉल्स में आप जाते हैं तो अपने कपड़ों का जो आप देखेंगे कि द वे इट हैज बीन प्रेजेंटेड टू यू। पहले क्या होता था कि लोग मॉल बस गए और कहीं जान पहचान के किसी दुकान में चले जाते थे। आप आप जानते हैं उस जो भी है शॉपकीपर को आप जानते हैं, और उससे किताब उससे आप कपड़े खरीद लेते थे। आज के जो युवा पीढ़ी है, वो खुद मॉल्स में जाता है और वो देखता है, कपड़ों को देखता है। तो हाउ दोज क्लोथ्स हैव बीन प्रेजेंटेड इन द मॉल और शो विंडोज में। तो ये शो विंडोज जो हैं, वो भी एक करियर का एक बहुत बड़ा साधन है। आप इतने सारे रिटेल चेन्स खुल रहे हैं, इन सभी को अपने कपड़ों को अच्छे ढंग से प्रेजेंट करने के लिए विंडो ड्रेसर्स चाहिए या फैशन मर्चेंडाइजर्स चाहिए, विंडो मर्चेंडाइजर्स चाहिए, जो कपड़ों को अच्छे ढंग से प्रेजेंट करें। और ये क्या होता है कि हर सीजन के अनुसार चेंज होता है। अगर आप आज की डेट में मॉल्स में चले जाएं तो आप पाएंगे क्रिसमस के रूप में वो सारे लोगों हम्म। ने, अपने ब्रांड्स ने, अपने जो शो विंडोज को वो उसके अनुसार प्रेजेंट किया होगा, बिल्कुल। क्रिसमस के अनुसार प्रेजेंट किया होगा। फिर क्रिसमस हटते ही फिर न्यू ईयर का आ जाएगा, न्यू ईयर से फिर होली आ जाएगी। फिर डिफरेंट फेस्टिवल्स और सीजन के अनुसार जो है विंडोज को अपने वो चेंज करते रहते हैं। तो उस संदर्भ में भी इनके पास काफी अपॉर्चुनिटीज है उन विंडो ड्रेसिंग में भी काम करने का। इसके अलावा मॉडलिंग है, मॉडलिंग में है। इसके अलावा जो मॉडलिंग तो जानते हैं, इसमें इस बारे में बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, फैशन फोटोग्राफी। अब किसी भी हाँ। गारमेंट मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए, अच्छे ढंग से डिस्प्ले करने के लिए, बायर्स को डिस्प्ले करने के लिए, वो अपने प्रोडक्ट्स की फोटोशूट कराता है। क्योंकि वो जितने अच्छे फोटोज होंगे ताकि वो बायर्स को वो फोटो भेज सके या दिखा सके, ताकि बायर उसमें इंटरेस्टेड हो। आई एम टॉकिंग दिस इज B2B टाइप काइंड ऑफ थिंग, इट्स नॉट B2C। कस्टमर्स के लिए उसको हम्म। इतनी जरूरत नहीं होती है, कस्टमर को तो वो उससे एक तो कर सकता है, बट जो अपने होलसेल के लिए जो चाहिए तो उसके लिए वो अपनी फोटोशूट करवाता है। ये तो आप कह सकते हैं कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स कराते हैं, एक्सपोर्टर्स कराते हैं, फोटोशूट कराते हैं। इसके अलावा मॉडल्स, जो भी मॉडल्स हैं, जो भी मॉडलिंग फील्ड में आते हैं, उनको फोटोग्राफर की जरूरत होती है ताकि वो उनकी पूरी तरह एक एल्बम तैयार कर सके। तो उनके वहां भी फैशन फोटोग्राफर्स की जरूरत होती है। इसके अलावा जब आप फैशन शोज होते हैं, क्योंकि आप फैशन को कपड़ों को आपको लोगों के सामने लाना है, प्रेजेंट करना है, तो उनके लिए फैशन शो कोरियोग्राफर्स होते हैं। तो वहां भी कोरियोग्राफी का भी एक फील्ड है, जिसमें कि हम्म। आप जो है मॉडल्स को प्रेजेंट करते हैं, आप कपड़ों को प्रेजेंट करते हैं, और आपके पास एक ध्येय होता है कि कपड़ों को अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना। क्योंकि कोई भी डिजाइनर का ये उद्देश्य मॉडल को प्रेजेंट करना नहीं होता है, उसे कपड़ों के माध्यम से या मॉडल के माध्यम से लोगों का ध्यान अपने कपड़ों की ओर आकर्षित करना होता है। और इसके लिए जो कोरियोग्राफर है वो इस फील्ड में मदद करता है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स अटैच टू दिस फैशन फील्ड। हम सिर्फ कपड़ों की बात ही नहीं करेंगे कि सिर्फ फैशन हम्म। डिजाइनिंग या मॉडलिंग क्या होता है।
दूसरी बात आपने हाँ बताई एक थी कि हम्म हाँ एक सवाल और आया है यहाँ पर हमारे पास में कि जब आप मॉडल की बात कर रहे हैं तो जो एज ए मॉडल फैशन इंडस्ट्री में अगर जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनको हम्म किस तरीके से इस फील्ड में जाना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए। और साथ ही ये भी पूछना चाह रहे हैं कि अगर किसी को कोई न्यू एंट्री करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर तो वो अपने लिए किस तरीके से जॉब को सर्च करें। जी हाँ, मॉडलिंग में तो सबसे पहले जरूरत जो पहली आवश्यकता है कि पहले आप देख ले कि आपको किस मॉडलिंग में किस फील्ड में जाना है। क्योंकि मॉडलिंग में भी तीन चार तरह के मॉडलिंग्स हैं। प्रिंट मॉडलिंग हुआ, प्रिंट मॉडलिंग में हो सकता है हम्म न्यूज़पेपर्स में जो मैगजीन्स में जो एड्स आते हैं, देखो डिफरेंट ब्रांड्स अपने चीजों को प्रोडक्ट्स को मॉडल्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ एक ये हो जाता है। इसके अलावा आता है कि टेलीविजन में एक्शन इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको कोई स्टोरी होती है जिसको प्रेजेंट करना होता है। तो पहले आपने आपको देखना होगा कि आप किस फील्ड के लिए जा रहे हैं। आपको अगर आप प्रिंट मीडिया में जा रहे हैं या प्रिंट मॉडलिंग में जा रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें कि आपकी अपनी डिफरेंट तरह के फोटोग्राफ्स हो। आप उस फोटोग्राफ की पोर्टफोलियो बना करके एक फैशन फोटोग्राफर को आप अप्रोच कीजिए और अपनी एक डिफरेंट मूड्स में, डिफरेंट कपड़ों में, डिफरेंट स्टाइल्स में अपनी फोटोशूट करवा कर आप जो है वो ब्रांड मैनेजर से मिल सकते हैं। डिफरेंट कंपनीज में जो पीआर देखते हैं या ब्रांड्स देखते हैं, हम्म एडवर्टीजमेंट देखते हैं, आप उनको अप्रोच करें हम्म और उनसे जाकर मिले, उनको अपने दिखाएं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो जर्नलिस्ट्स हैं, जो फैशन जर्नलिस्ट्स हैं या फैशन एडिटर्स हैं, आप उनको भी अप्रोच करें, उनको भी दिखाएं। तो वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ही हूँ, मैंने काफी कुछ नए लोगों को मौका दिया। जब मैं आर्टिकल लिखता था तो बहुत सारे मॉडल्स होते थे, मुझे अप्रोच करते थे, अपने फोटोग्राफ्स देते थे। तो नेचुरली जब मुझे लगता था कि हाँ मेरी स्टोरी के साथ ये फोटो जा सकती है, तो मैंने भी उसका यूज किया। तो कहीं ना कहीं शुरू में आपको एक्सपोजर के लिए जो है आपको मॉडलिंग एजेंसीज को अप्रोच करना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो आवश्यकता है मॉडलिंग में है कि अपने लिए एक बेहतरीन एल्बम तैयार करें, पिक्चर्स एल्बम तैयार करें, या आप इसको कह सकते हैं, जिससे कि ताकि आप लोगों को दिखाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच करें। उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिलने की कोशिश मिलना शुरू करेंगे। मेरा जो एडवाइस ये होगा कि बेहतर है कि शुरुआत में आप बहुत बड़े स्तर पर ना जाएं, बिग मॉडलिंग एजेंसीज को अप्रोच ना करें, आप गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को करें। क्योंकि क्या होता है, उनका बजट भी कम होता है। हम्म दे आर बिग दे आर गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स। अब मानिए कि दिल्ली में ही है, लोग 25,000 गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होगी, 25,000 में होगी। तो आप उनको अप्रोच करें। उन्होंने वो कम कीमत पे भी वहां पे वो देखते रहते हैं कि कम कीमत पे उनका कम बजट में उनको उनका काम हो जाए। तो वो बड़ी मॉडल्स के को यूज नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप में टैलेंट है तो आपको मौका मिलता है कि आप उन जो है स्मॉल स्केल जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके थ्रू अपने काम को लेकर आगे बढ़े। फिर बाद में जैसे ही आपका नाम होता है, लोग देखते हैं, फिर आपको फिर और भी मौके मिलेंगे। देन यू अप्रोच मॉडलिंग एजेंसीज को अप्रोच करते हैं या बिग ब्रांड्स को अप्रोच करते रहें, फिर आपको मौका मिलता है। ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल इनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। कहते हैं ना, शुरुआत हम लोग छोटे से करें और उसके बाद जब हमारा एक नाम हो जाता है तो लोग अपने आप ही आपके से अप्रोच करने लग जाते हैं और आपको आगे अपने शोज में लेने लग जाएंगे। ये तो हमने मॉडल और इसकी बात की। अब जैसे आप आगे भी और इसमें कैरियर की इसमें बात कर रहे थे वो हम आपसे जानना चाहेंगे। जी जैसे हाँ, आगे टेक्सटाइल जो करी जी 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 आ, जैसे टेक्सटाइल्स वगैरह में है जाते हैं तो उसमें भी क्या, जैसे इंजीनियरिंग में टेक्सटाइल से इंजीनियर अगर किसी ने किया वो भी इस फील्ड में जा सकता है। टेक्सटाइल इंजीनियर्स भी जा सकते हैं, बट इसमें क्या होता है, टेक्सटाइल डिजाइनर से एक का रोल अलग होता है। टेक्सटाइल इंजीनियर्स और लोग देखो टेक्सटाइल्स के प्रोडक्शन पर उनका ध्यान होता है। दे नो हम्म अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द कलर्स एंड अदर थिंग्स। जो टेक्सटाइल डिजाइनर्स हैं उनको बेसिकली क्या होता है कि अब वो आप देखेंगे कि पहले क्या था कि गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो लीड करते थे मार्केट को। एक फैब्रिक आ गई, फैब्रिक को डिजाइन करके लोगों ने उसको प्रेजेंट किया। बट उसके बाद भी एक सेचुरेशन आ जाता है कि डिजाइन में कितना आप चेंज कर सकते हैं। मानिए आप पैंट ही पहन रहे हैं, जींस पहन रहे हैं, तो जींस पहन रहे हैं, अब कितना एक डिजाइनर के पास क्या स्कोप है, कितनी चेंजेस कर सकता है। बट एक right. टेक्सटाइल डिजाइनर के पास बहुत स्कोप है। वो आप देखेंगे डिफरेंट कलर्स, जींस को ही देखें तो आप डिफरेंट कलर्स में है। तो उसके अलग कलर्स तो एक पार्ट हुआ जो टेक्सटाइल डिजाइनर वो कलर्स लेकर के वो उसमें इनोवेशंस कर सकता है, टेक्सटाइल डिजाइन कर सकता है।
इसके अलावा सरफेस टेक्निक्स, जीन्स में भी आप कहेंगे, फैब्रिक पे भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स, वो फैब्रिक पर भी आप कर सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ वो चेंजेस ला सकता है, जिसको कहते हैं सरफेस डिजाइनिंग। तो सरफेस डिजाइनिंग में टेक्सटाइल डिजाइनर का रोल होता है। तो ये दो तीन चीज हैं जो टेक्सटाइल डिजाइनर के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके बाद हम बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, फैशन मर्चेंडाइजिंग जो है, दैट इज इक्वली गुड एज फैशन डिजाइनिंग, क्योंकि इसमें काफी अपॉर्चुनिटीज है। इंडिया एक रिटेल रिवॉल्यूशन की ओर जा रहा है। पहले छोटे छोटे जो शॉप्स होते थे, इनकी जगह मॉल्स ने ले ली है। हर मॉल्स में, बिग मॉल्स में, तो इन लोगों को जो प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट अब इनके पास क्या होता है कि इनके पास प्रोडक्ट, टाइमली प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि जो विजिटर्स जो है वो काफी फैशन कॉन्शियस हो गए हैं। और जैसे मैंने बताया कि इंडिया की आबादी जो है, लगभग 50% आबादी जो 25 ईयर्स से कम की है, तो इनको हमेशा नए नए चेंजेस चाहिए, नए चीज चाहिए। तो आखिरकार एक ब्रांड में बैठा इंसान, एक दुकान में, शॉप में बैठ करके आप चीजें कैसे कर सकते हैं? तो यू नीड फैशन मर्चेंडाइजर्स जो मैन्युफैक्चरर्स के साथ टच में होता है और उनसे नई नई प्रोडक्ट्स जो है वो अपने शॉप में मंगवाता है और फिर उनकी सेल की का इंतजाम करता है। तो फैशन मर्चेंडाइजिंग जो कहते हैं, फैशन सेल ऑफ या फैशन मैनेजमेंट कर सकते हैं आप उसको। तो वहां पे एक काफी बड़ा उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि अपने आप को प्रेजेंट करें। ये चीजें हैं। बिल्कुल। और एक बात तो, बाकी जो बात करेंगे, बात कही थी अपनी आत्मनिर्भरता की बात की थी। तो यहाँ भी जो टेक्सटाइल फील्ड में, चूंकि आपने आत्मनिर्भरता की बात शुरू में ही की थी और मैंने भी कहा था, तो इसमें बड़ा रोल होता है टेक्सटाइल में ही। क्योंकि इंडिया में आप देखेंगे कि आत्मनिर्भरता की बात जो आज की गई है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, वो बिल्कुल सही कंसेप्ट है। और अगर उस कंसेप्ट को हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपनाएं तो हम बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं। अगर हम ये डिसाइड कर लें कि आत्मनिर्भरता के तहत हम सिर्फ नेचुरल फाइबर्स के ही कपड़े पहनेंगे, तो इससे एक बहुत बड़ा जो आपको कह सकते हैं सिगमेंट जो है, जो आप कह सकते हो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, वो फिर से वर्षों पुरानी अपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ओर वापस आ जाएगा। आज जो फार्मिंग सेक्टर में आप कह सकते हैं कि जो जो इश्यूज आ रहे हैं, उसका यही कारण है कि लैंड कम है और पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। यही कारण हो गया है कि आज लैंड, आज जो भी अनरेस्ट की संभावना आ रही है या आएगी फ्यूचर में, उसका कारण यह कि डिपेंडेंस ऑन लैंड इज मोर। अब क्या था कि ये स्थिति हमारी आज की है, पहले की नहीं थी। अगर हम अंग्रेजों के जमाने से पहले की बात करें तो हमारा जो फील्ड था, हमारा जो देश था, वो एग्रीकल्चर प्रधान देश नहीं था। एग्रीकल्चर करने वाले लोग साथ ही साथ वीविंग का भी काम करते थे, हैंडलूम का काम करते थे, जो वीविंग, टेक्सटाइल वीविंग का काम करते थे, वो लोग खुद से बुनकर का काम करते थे। तो उनके पास, इसीलिए कभी भारत को जो सोने की चिड़िया कही जाती थी या सोने की चिड़िया कहा जाता, तो उसका कारण यह था कि कृषि प्रधान देश में बुनकर उद्योग भी साथ साथ चल रहा था। अब जब बुनकर उद्योग साथ साथ चल रहा था तो क्या होता था कि एक किसान के पास सोर्स ऑफ इनकम दो थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि इसी इंडस्ट्री को तोड़ दिया। जो घर घर में, गांव गांव में जो कपड़े बुनते थे लोग, उस इंडस्ट्री को तोड़ दिया। उसके कारण क्या हुई है कि हमारा डिपेंडेंस जो है वो एग्रीकल्चर की ओर चला गया है। हम जैसे ही एक डिसाइड कर लेते हैं कि हम सिर्फ नेचुरल फाइबर्स को यूज करेंगे, यानी नेचुरल फाइबर्स में क्या क्या हो जाता है, नेचुरल फाइबर्स में कॉटन होता है। अगर हम कहिए कि हम कॉटन के कपड़े पहनेंगे, हम सिल्क के कपड़े पहनेंगे, हम जूट के कपड़े पहनेंगे या जूट के चीजों को इस्तेमाल करेंगे, तो इनकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन बढ़ेगी क्योंकि जो जूट के उत्पादन में जो किसान लगे हुए हैं या दो लोग लगे हुए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे। तो वहां पे में हमारा जो है प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोग फिर से उनकी बुनकर उद्योग जो कभी 300 साल पहले जो था, हमारा देश कभी जो टेक्सटाइल्स की फील्ड में काफी आगे था। कहते हैं कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ द वर्ल्ड टेक्सटाइल मार्केट वाज, एक्सपोर्ट मार्केट में वाज डन बाय इंडिया। हमारे यहाँ से 60% जो टेक्सटाइल का निर्यात जो होता है, वर्ल्ड ओवर में टेक्सटाइल का निर्यात होता है, 60% इंडिया का होता था। आज वो स्थिति में हम नहीं है। आज हमारी जो है लगभग 4 या 5% रह गई है। तो हम इसको जो आगे, अगर जैसे ही हम टेक्सटाइल की ओर जाएंगे, जैसे हमने कह दिया कि नेचुरल फाइबर्स का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे क्या है कि हमारे विरासत में है टेक्सटाइल्स, वीविंग, ये हमारे कल्चर का पार्ट है। और ये किसान जो आज सिर्फ एग्रीकल्चर करते थे, ये कभी कभी साथ में दोनों काम करते थे। तो फिर से किसानों के पास डबल सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। तो जब कभी हम बात करते हैं कि किसानों की आय को दोगुनी करनी है,
तो किसानों की आय दुगुनी तभी होगी जब किसानों के पास हम अलग सोर्स ऑफ इनकम देंगे, और अलग सोर्स ऑफ इनकम तभी देंगे जब हम नेचुरल फाइबर्स की ओर जाएंगे। चाहे वो बनारसी सिल्क हो, आप देखेंगे सिल्क की कितनी वैरायटीज है, बनारसी सिल्क से लेकर आप चाहे वो कॉटन हुआ, तो इन सब चीजों नेचुरल फाइबर्स की हम जैसे ही जाएंगे कि हमारी जो है वो किसानों को डबल इनकम का मौका मिल जाएगा। साथ ही आप कह देंगे लेदर में भी देखेंगे तो लेदर में भी जो है आप पशुपालन जो है, पशुपालन बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है इंडिया में, तो किसान भी साथ साथ पशुपालन भी कर सकते हैं। तो देर आर थिंग्स कि हम अगर डिसाइड कर लें कि हम एक तो कि हम इंपोर्टेड चीजें नहीं पहनेंगे, विदेशों से मंगाई हुई चीजें नहीं पहनेंगे, हम सिर्फ इंडिया में उत्पन्न हुई जो नेचुरल फाइबर्स का यूज करेंगे, तो हम एक तरह से किसानों की आय को हम दुगुना कर सकते हैं। तो ये एक चीज है जो कि एक महत्वपूर्ण है, खासकर फैशन फील्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और डबल सोर्स ऑफ इनकम होगा। बिल्कुल, कहते हैं ना जिस चीज की डिमांड होगी उसी चीज की सप्लाई भी अपने आप ही हो जाएगी। जब आप खुद डिमांड करेंगे कि नहीं हमें अपने जो कहते हैं ना घरेलू उत्पाद है उनका ही काम में लेना है, चाहे वो सिल्क की बात कर लें, जूट की बात कर लें, आप कॉटन की बात कर लें, तो अपने आप ही जो हमारा किसान है वो इसको इस तरफ जाएगा और उनको और ज्यादा इनकम हो जाएगी। और साथ में ही जो कहीं ना कहीं आज का युवा जो खेती की तरफ से हट करके जो आज शहरों की तरफ आ रहे हैं वो भी वापस गांव की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनको पता चलेगा कि किस तरीके से डिमांड हमारे इन चीजों की आ रही है, तो उस तरफ उनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ये आपने बिल्कुल कहते हैं ना कि फैशन के साथ सिर्फ मॉडलिंग ही नहीं है बल्कि और भी कई चीजें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। जिस तरीके से आपने बताया टेक्सटाइल्स भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, डिजाइनिंग उसके साथ जुड़ी है, एसेसरीज की बात की, क्योंकि कहते हैं ना कि इससे फैशन का क्षेत्र महिलाओं का ही नहीं है, पुरुषों का भी रहता है कि सिर्फ जीन्स या शर्ट या टी शर्ट नहीं बल्कि उसके साथ बेल्ट भी कौन सी डिजाइन की चल रही है इस समय, वो भी चीज आ जाती है, टाई आ जाती है, तो बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ जाती हैं जो कहीं ना युवा वर्ग को अपने जॉब के साथ उनके नौकरी के साथ जोड़कर रखती है। एक सबसे अच्छी बात, क्योंकि आप खुद जर्नलिज्म से हैं, तो अगर आप इसको कोर्स को करते हैं तो फैशन जर्नलिस्ट आप बन सकते हैं। तो जी अच्छा, बिल्कुल। हम सिर्फ यही नहीं देखते कि सिर्फ कि फैशन का मतलब यही है कि सिर्फ कपड़ों का चलन किया, नहीं, बल्कि अगर आप इस फील्ड को देखते हैं, इस फील्ड पर रिसर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फील्ड आपको आपका जॉब, आपका कैरियर भी। जी हाँ। और अभी जो जी हाँ, अभी जो डिजिटल जी एज सर। आया है, डिजिटल में खासकर, तो इसमें भी काफी स्कोप बन रहा है। इसमें आपको अपने एक नए ब्रांड के रूप में लोगों के सामने आने का। पहले क्या होता था कि आपको एक बड़े शोरूम लेना होता था, मानिए कि ठीक है आपने कपड़े डिजाइन करवा लिए लोगों से, लेकिन आपको यू नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, लगभग 20 लाख रुपए आप कहीं खर्च करते हैं, तब जाके आपको कोई जगह मिलती है जहां अपने आप कपड़े को डिस्प्ले करते हैं। आज ऐसा आ गया है, जमाना आ गया है कि जब आपके पास वर्चुअल शोरूम्स हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अमेजोन है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां पर आप अपने जो डिजाइन किए हुए कपड़े को वहां रख सकते हैं और अपनी वेबसाइट को उसके साथ लिंक करके आप सेल कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो पहले वाली जो बात थी जिसमें कि आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता था, अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं, तो आप खुद से कुछ टेलर्स को साथ में रख करके एक छोटा सी शुरुआत करके आप एक बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि आज का जमाना जो है वो आपका जो नया जो वर्क है, युवा वर्क है, वो सोशल मीडिया से काफी प्रभावित है। आप बिल्कुल। हाँ, तो आप बिल्कुल फेसबुक, सर। व्हाट्सएप। हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी, अभी फेसबुक पे भी हम लोग देखते हैं कि लाइव सेशन चलते हैं जिसमें किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं, वो चीज आ रही है। तो वो जरूरत नहीं है कि हमें शोरूम की जरूरत पड़ेगी या बहुत ज्यादा खर्चे की जरूरत पड़ेगी, वो नहीं, सिर्फ आपने बिल्कुल सही कहा, एक अगर हमारे पास खुद आपके अंदर कहते हैं ना रचनात्मकता, अगर आपके अंदर है, आप खुद कपड़े डिजाइन कर सकते हैं, एक टेलर है उससे आप कपड़े सिला सकते हैं, और आपको इतना अच्छा सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिससे आप खुद अपने कपड़ों को, प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। सर जी एक सवाल और आया है, आज के समय को देखते हुए, बहुत ही सही सवाल है, प्रिया कुलश्रेष्ठ का, ये पूछना चाहती हैं कि कोविड के टाइम की अगर हम बात करें तो इस कोविड के टाइम में क्या फीचर आप इस चीज का देखते हैं, क्योंकि आज के समय में एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है, तो जी फैशन की अगर हम बात करें तो इस कोविड ने किस तरीके से इसको अफेक्ट किया है। जी हाँ, कोविड ने तो लगभग आप कह सकते हैं कि कंप्लीटली डिफरेंट होल सारी इंडस्ट्रीज को वे इसने प्रभावित किया है। और ये निश्चित ही अब वैक्सीन आ रही है तो निश्चित ही तमाम जगह तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस प्रकार
इसने अन्य इंडस्ट्रीज को प्रभावित किया है, तो उसी तरह इसने आप कह सकते हैं कि हमारी फैशन इंडस्ट्री को भी इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है। तो वो एक फेज है, ये तो डिफिकल्ट फेज है। इसमें इसके बारे में आप कह सकते हैं कि आज भी कोई कहेगा कि उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो रही, तो ऐसी बात नहीं है। लोग तो अभी भी मॉल में जाना भी लोग अभी उतना ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं, किसी भी जगह जाना। तो आप कह सकते हैं कि हम एक विशेष परिस्थिति से जूझ रहे हैं। ये परिस्थिति से हम बाहर आ जाएंगे निश्चित ही, बिकॉज मैंने जैसा बताया कि जो प्रोजेक्शंस हैं, जो मैंने बताया कि 130 बिलियन डॉलर की 140 बिलियन से ये लगभग 300 बिलियन हो जाएगा, बिलियन डॉलर हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड 2024-25 तक। तो उसमें काफी कुछ संभावनाएं हैं। आखिरकार जो इतनी बड़ी प्रोजेक्शंस हुई हैं, जो इन्वेस्टमेंट एजेंसीज ने प्रोजेक्शंस किया है, तो उसका और गवर्नमेंट का काफी कुछ सपोर्ट इस इंडस्ट्री को है। तो इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज की संभावनाएं रहेंगी, हैं और रहेंगी। हाँ, इसका कोविड का इसका कोई इतना इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। और उम्मीद है कि आने वाला समय जो ये साल जा रहा है 2021 बहुत अच्छी खुशियां लेकर ही आएगा हमारे लिए। हम लोग इस कोविड का जो टाइम है ये भी टाइम निकल जाएगा, और जो हम कह रहे हैं कि हम कुछ पीछे चले गए हैं, बिल्कुल वापस से दौड़ करके इसमें शामिल हम लोग हो जाएंगे। सर, हम बात करते हैं आपके आर्टिकल्स की। अगर हम बात करते हैं तो आपने बहुत कुछ लिखा भी है फैशन को लेकर के। मतलब जी अगर हम जी। ये कहें कि आपने इस पे रिसर्च की है और इसको जिया है फैशन को, और उसको लेकर के आपने शब्दों से कागज पर उसको उकेरा है, तो थोड़ा सा हम इस बारे में भी आपसे जानना जी हाँ, फैशन पे मैंने तो करियर्स के बारे में लिखा है। मैंने डिफरेंट करियर्स पे मैंने काफी कुछ लिखा है। इसके चाहेंगे। अलावा जो है फैशन शोज कवर करना, तो जिस वक्त मैंने फैशन शोज को कवर करना शुरू किया था, उस वक्त कम ही फैशन शो रिपोर्टिंग कैसे करते हैं इसकी जानकारी भी लोगों में नहीं थी। तो राइट। होता ये था कि ज्यादातर जो जर्नलिस्ट होते थे या जो लोग होते थे, वो लोग प्रेस रिलीज को ही छाप देते थे, बिकॉज वो टेक्निकल वर्ड यूज करना, टेक्निकल वर्ड को आप कह सकते हैं कि वो कर नहीं पाते थे। उस संदर्भ में मैंने काफी कुछ, उस वक्त हमारे पास जो, चूंकि आई वाज वर्किंग विद प्रेस्टीज ऑफ इंडिया, पीटीआई में काम करता था, और मेरे पास इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज के रिपोर्ट्स आते थे। तो वहां से कहीं ना कहीं मुझे फायदा हुआ। मानिए कि रेटर्स, एपी, इन लोगों के न्यूज आते थे, एफपी, इन लोगों के न्यूज आते थे मेरे पास। तो वो लोग कैसे लिखते हैं, उसकी एक्सपोजर मुझे हो गई थी। इसके अलावा जो मैंने किया था कि निफ्ट को के लाइब्रेरी को यूज करना, और लगातार संपर्क मिला। तो कहीं ना कहीं टर्मिनोलॉजीज जो होते हैं, उसको मैंने उस पर मैंने काम किया और उन टर्मिनोलॉजीज का यूज किया। तो कहीं ना कहीं ये एक अभिनव प्रयोग था, जो कि मैंने जो कुछ भी लिखा वो बिल्कुल एक अलग तरीका था। उस वक्त लोग लिखते नहीं थे, इंटरनेट था नहीं, इंटरनेट उस वक्त यूज में नहीं था। तो एक चैलेंज था, और चैलेंज से ही आपको फिर कॉन्फिडेंस भी आता है। और आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो अपना जो जर्नलिज्म कोर्स है, उसमें हम्म। फैशन, फिल्म्स एंड लाइफस्टाइल जर्नलिज्म को जोड़ा है। और उस हम्म। कोर्स मटेरियल मैंने ही बनाया है। तो दैट क्या इज समथिंग, बात तो आप है। समझ सकते। तो वो क्या एक बात है। निश्चित ही है कि ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप में खुद ओरिजिनलिटी हो, जब आपने किसी चीज को काफी मेहनत किया हो। नीचे से अब जाकर के आप मेहनत करते हैं। एक तो होता है कि आप ऊपर से आते हैं कि फैशन इंडस्ट्री बहुत ग्लैमरस लगती है ना, हर व्यक्ति ग्लैमर की ओर जाता है। लेकिन मेरा कभी ग्लैमर में इंटरेस्ट उतना उस ढंग से नहीं रहा। मुझे था कि मुझे इस फील्ड में एक मौका मिल रहा है कुछ नया करने का, और उसको मैंने नया करने के चक्कर में मैंने काफी कुछ उसमें मेहनत किया। आप कह सकते हैं कि कभी भी मैंने कोशिश की कि एक जो आर्टिकल मैं लिख रहा हूं और जो कुछ उसको रिपीट ना करूं, हमेशा कुछ नया हो। और यही एक कॉन्फिडेंस जो मुझे दे रहा है कि दैट आई वांट टू, यू नो, आई वांट टू, सोशल मीडिया पे मैं एक काफी कुछ काम करना चाहता हूं। मेरे पास, मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। और अल्टीमेट मेरा जो एम ये है कि मैं अपना ब्लॉग ब्लॉग को लेकर के आऊं लोगों के सामने, और खासकर करियर पर फोकस होगा, बट एट द सेम टाइम लाइफ स्टाइल के बारे में बात होगी, उसमें डिजाइनर्स के इंटरव्यूज भी रहेंगे। इससे करके मैं चाहूंगा कि इस ब्लॉग को पॉपुलर करने का, वो मेरा एक, आप कह सकते हैं कि जो हर व्यक्ति के लिए एक शौक होता है, वो शौक के तौर पर मैं उसको उस पर फोकस करना चाहूंगा, कि ताकि मेरे ऑफिस करने के बाद जब मैं घर पे आऊं तो मुझे कुछ काम करने को हो तो मैं ये करूं। उम्मीद है कि बिल्कुल। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई ब्लॉग्स वेरी इंथुजियास्टिकली। मैंने डिसाइड किया है कि मैं ब्लॉग्स करूंगा।
नहीं, बिल्कुल सर। सर, एक सवाल और आया है जो वास्तव में बहुत ही अच्छा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो फैशन इंडस्ट्रीज में लीड क्यों करती एक्चुअल में क्या है कि लीड तो हमें करना चाहिए था। हम्म। लीड इनफैक्ट हमें करना चाहिए था, बिकॉज वी हैव गॉट दिस वीविंग टेक्निक्स दैट इज एम्बेडेड इन आवर रूट्स। हमारे कल्चर में, हमारे सिविलाइजेशन में। अब ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में भी वुमेन टेक्सटाइल्स का जिक्र है। ऋग्वेद जब तो आप कह सकते हैं, जिस वक्त फॉरेन कंट्रीज में, आप जिस यूरोपियन कंट्रीज के बाद में बात करें जिसमें सिविलाइजेशन नाम की चीज नहीं थी, उस वक्त भी हमारे यहाँ की महिलाएं जो है वो वुवन कपड़े पहनती थी, मतलब बुने हुए कपड़े पहनती थी। इतना उस वक्त भी डिजाइन कॉन्शियस था। तो ऋग्वेद के जमाने से हम थे। ये निश्चित हुआ कि जो आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो अंग्रेजों का जो दौर आया और उन्होंने जो हमारी वीविंग इंडस्ट्री को खत्म कर दी, तो उससे ये हुआ कि यूरोपियंस को हमसे आगे जाने का मौका मिल गया। और नेचुरली ये क्या कि उनकी इंडस्ट्री, जो फैशन इंडस्ट्री जो है, वो लगभग 100 ईयर्स पुरानी है। ओके। अगर देखा जाए तो 100 ईयर्स पुरानी, हुआ मॉडलिंग वगैरह काफी कुछ होता है। हमारी जो 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 आप कह सकते हैं कि जो फैशन इंडस्ट्री आप कह सकते हैं, ये लगभग 1970 से शुरू हुई है, जब लोगों ने फैशन इंडस्ट्री को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया। तो देर इज लॉट ऑफ डिफरेंस आप इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल फील्ड कह सकते हैं, जबकि उनकी उनके पास विरासत है इस फील्ड में, और हम थोड़ा सा लेटेस्ट नए आए हैं। दूसरी जो चीज, हमें माइंडसेट को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ वो अभी भी फैशन डिजाइनर्स को जो है, हम बिल्कुल एक मानते हैं कि एक सोशल रिकॉग्निशन उनको हम कम दे पाते हैं। कि उनको बिल्कुल। हम मानते हैं कि वो एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि हमें कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। जबकि उस स्थिति में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहेंगे कि फैशन डिजाइनर्स जब बाहर जाके अपना नाम कमाते हैं तो पूरे देश के लिए वो टेक्सटाइल वीविंग को प्रमोट करते हैं। हमारे कुछ डिजाइनर्स हैं जो बाहर में अच्छा कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि मोर एंड मोर डिजाइनर्स जो हैं वो इंडिया से उभरे, विदेश में जाकर के वो स्टोर्स खोलें, ताकि जब उनका नाम होगा तो उनके साथ ही साथ हमारी अपनी जो विरासत में जो हमारे टेक्सटाइल्स और वीविंग्स जो मिली हुई है, जो हैंडलूम का जो हमारा उद्योग है, उसको और भी ज्यादा एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगी जी। बिल्कुल। देखिए, आगे ये भी यही कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ कहना चाहिए हमारे देश के अंदर कल्चर बहुत अलग अलग तरह के कल्चर हैं, डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स हमारे यहाँ पहने जाते हैं, ये भी एक फर्क पड़ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सर, बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें हम आपसे भी करना चाहते हैं, लेकिन समय हमारे पास थोड़ा सा समय की सीमा रहती है। लेकिन एक बात हम आपसे चाहेंगे कि चलते चलते जो हमारा युवा वर्ग है इस फील्ड में आना चाहता है उसको आप क्या संदेश दें? अ, सबसे पहले मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि इसमें देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज है क्योंकि जो हमारा देश में, जैसे मैंने कहा कि 60 करोड़ की आबादी इस देश की है, वो 25 साल से हम्म। कम उम्र की है। तो ये एक बड़ा इंडस्ट्री है। दूसरी बात ये भी है कि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है। लोग पहले हम्म। कपड़े पे खर्च नहीं करते थे। आज लोगों में है कि जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, लोग पैसे पे खर्च कर रहे हैं। तो पहले क्या था कि इस इंडस्ट्री में हम सिर्फ मीडियम क्लास के लोग, मीडियम रेंज की ही चीजें बिकती थी। वैसी बात नहीं है। अगर आप इसमें कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाते हैं तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। और डिजिटल फील्ड ने तो बिल्कुल रिवोल्यूशन ला दिया है। आपको तो आज की डेट में, अगर आपके पास टैलेंट है, थोड़ी सी एबिलिटीज है, तो आप ये कर सकते हैं कि किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट को आप ज्वाइन कर लें। वेबसाइट बना करके आप अपने कपड़े को बेच सकते हैं। अगर आप में टैलेंट है, एबिलिटीज है, सेल्स की आपको टेक्निक्स हैं, तो आपको इस फील्ड में काफी कुछ अपॉर्चुनिटी है। तो मैं ये चाहूंगा कि इस फील्ड में सिर्फ आप ये ना सोच के आए कि ये सिर्फ डिजाइनिंग पार्ट है या मॉडलिंग है। देर आर सो मेनी करियर्स इन्वॉल्व इन दिस फील्ड। आप इसमें लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। तो इस करियर में संभावनाएं हैं और फ्यूचर है, मैं यही कहूंगा। बिल्कुल। बिल्कुल, संभावना है। और कहते हैं ना, एक बस एक जुनून है, आप अपने अंदर एक जुनून पैदा कर लीजिएगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, फिर देखिए रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे और मंजिल तक पहुंचने के रास्ते आपको अपने आप मिल जाएंगे सर। बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत है, एक ठानने की जरूरत है कि मुझे इस फील्ड में जाना है। और जी हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं, हम उनका थैंक कुसुम भाटी जी जुड़ी हैं, मंजू श्रीवास्तव जी वो आपको थैंक्स कर रहे हैं, हर कमल जी अभय कुलश्रेष्ठ जी वेलकम कर रहे हैं सर आपका, दिलीप श्रीवास्तव जी, अभिप्राय कुलश्रेष्ठ जी, ये एक एज ए मॉडल हैं जो जिन्होंने आपसे सवाल किया था कि एज ए मॉडल
मिस इंडस्ट्री में कैसे अपना कैरियर शुरू कर सकता हूँ। शकुंतला सरुपुरिया मैम जुड़ी हैं, वो कह रही हैं बहुत बढ़िया। और तो इस तरीके से सर काफी लोग हैं, और हम आपसे बात करने के बाद यही पता लगा है हम लोगों को, यही जाना हम लोगों ने, हमारे साथ जो देख रहे हैं उन्होंने भी, कि सिर्फ फैशन का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ एज ए मॉडल हम बात करें, नहीं। फैशन की फील्ड को अगर आप चुनते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे आपको मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे। और कैरियर की अगर हम बात करें तो कैरियर के लिए एक कहते हैं ना खुला आसमान है, सिर्फ आवश्यकता है पंखों को फैला करके उड़ने की। आप देखिएगा निश्चित तौर पर आप अपना एक जगह बनाएंगे, आप अपनी एक पहचान इस फील्ड में बनाएंगे। सबसे बड़ी बात, आपने बहुत अच्छी एक बात जब आपसे हम बात कर रहे थे कहा कि एक जो चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो फैशन डिजाइनर हो, अगर वो कहीं बाहर जाकर के, देश के बाहर जाकर के हमारी जो इंडस्ट्रीज है उसको लेकर के अगर वहां पर प्रेजेंट करता है, तो वो सिर्फ अपना ही नाम नहीं करता बल्कि हमारे देश का नाम करता है साथ में। क्योंकि वो एक जी जी। पहचान होती है कि ये हमारे भारत देश की वेशभूषा है या हमारे भारत देश का फैशन है। तो फैशन के साथ कहीं जी ना कहीं हमारे देश का भी नाम जुड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि फैशन सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि ये हमारे व्यक्तित्व को भी चित्रित करता है। हम क्या पहन जी। रहे हैं, हमने क्या पहना हुआ है, ये हमारे व्यक्तित्व की झलक उसमें दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। और आज आपने जो इतनी सारी बातें बताई कि किस तरीके से इसको हम कैरियर के रूप में चुन सकते हैं, सिर्फ मेडिकल ही नहीं, इंजीनियरिंग ही नहीं, आईएएस आरएएस नहीं, बल्कि अगर आप इस फील्ड में भी जाते हैं तो आप उसी तरीके से अपना कैरियर को बना करके आगे बढ़ सकते हैं जैसे कि बाकी फील्ड की हम बात करते हैं। आवश्यकता है सिर्फ सही रास्ता चुनने की, आवश्यकता है सिर्फ एक बार सोचने की मुझे इस फील्ड के अंदर जाना है, निश्चित तौर पर आपको मंजिल मिल जाएगी। सर, हम आज अब दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल हमारा और हमारे सपोर्टेड दापिका नी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी और हमारे एसोसिएट वाइब्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और साथ ही में आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, मैं शुरू से लिखने की मुझे आदत थी, बोलने की मैं कम से कम वो आई एम नॉट दैट एक्सपोज टू नो स्पीकिंग अलॉट, तो वो मुझे बोलने की तो किसी प्रकार मैंने किया। और निश्चित ही है कि ये मुझे भी एक ऐसा समय पे आया जब मैं सीरियसली सोच रहा हूँ कि मैं इस फील्ड में कुछ और भी काम करूँ, खासकर सोशल मीडिया फील्ड में। तो मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी था। लगभग 20 इयर्स का गैप है मेरे साथ। 20 इयर्स के बाद फिर मैंने इस फील्ड में एक दोबारा से मैंने एक शुरुआत की है। तो मैं ये कार्यक्रम मुझे भी बहुत अच्छा लगा अपनी बातों को कहते हुए। और इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपोजर टू मी आल्सो, अ न्यू वन। आ, थैंक यू सो नहीं, मच क्योंकि फॉर गिविंग दिस वन। देखिए सर, सबसे बड़ी बात ये कि इस फैशन के फील्ड के अंदर किस तरीके से हम लोग जाएं या युवा कैसे इस फील्ड को चूज करे वो नहीं पता। सिर्फ वो कहते हैं ना बिल्कुल। कि बाहर की दुनिया दिखाई देती है जिसमें कि बहुत ज्यादा चकाचौंध है, चमक है। उस चमक को देख करके युवा उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और पूरी तैयारी नहीं रहती। लेकिन आज जो आपने बातें बताई कि किस तरीके से हम अपनी पूरी तैयारी करके जाएं और किस तरीके से हम इस फील्ड में सिर्फ एज ए मॉडल ही नहीं बाकी भी हमारे हम लोग इस फील्ड को चुन करके आगे बढ़ सकें, सबसे अच्छी जी। बात ये रही कि आपने ये सारी चीजों को हमें बताया। रियली सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ दिल्ली से द्विजेंद्र कुमार जी, जिन्होंने हमें फैशन की इस फील्ड को किस तरीके से हम अपने कैरियर की तरह से इसको चूज कर सकते हैं वो हमारे साथ बताया, हमारे साथ साझा किया। एक बात और हम कहेंगे चलते चलते आपसे कि जिस किसी भी फील्ड को आप चुनते हैं उस फील्ड के लिए पहले अपने आप को पूरी तरह से अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। जब आप अच्छी तरह से तैयार होकर के किसी भी फील्ड में जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। सबसे खास बात कहना चाहेंगे, आप अपने लिए सकारात्मक सोच को रखिएगा। सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों को चूमेगी। आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते हम आपसे यही कहना चाहेंगे, कोरोना का समय चल रहा है, अपनों का ध्यान रखें, घर में रहें, आवश्यकता नहीं हो तो घर से बाहर ना निकलें और खुद का बचाव करते हुए अपनों का बचाव हम करें। अगले फ्राइडे को नया साल रहेगा, कुछ नई बातें करेंगे और जानेंगे कि पूरा साल 2021 हमारे लिए क्या लेकर के आ रहा है, एक नए खास मेहमान के लिए। तब तक के लिए अब सभी से हम विदा लेते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक यू गुड सो नाइट मच। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।